हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे सीपीसी एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जिसको हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं, जो 1908 का है और 1909 में इसको लागू किया गया था। इसी के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके एक एक एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए, हम बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो ये धारा 1 से लेकर के धारा 35B तक के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं आपको ये भी दिखाता चलूँगा कि आपके बिहार के एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, जिस स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एनालिसिस कराते हुए भी आपको चलूँगा। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई थी। तो साथियों, ये कब से लागू की गई थी, तो ये 1908 का कानून है। और इसको कब लागू किया गया था, तो 1 जनवरी 1909 को, मीन्स की 1 जनवरी 1909 को इसको क्या किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं, ये बिहार सीजे 2009 का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन में आपको देखने के लिए मिलता है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 सब क्लॉज 2 के अनुसार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1 जनवरी 1909 को लागू की गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता के पूर्व सिविल प्रक्रिया को एकीकृत रूप में संहिताबद्ध करने के लिए जो प्रयास किए गए थे, उनमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1859, प्रथम प्रयास सिविल प्रक्रिया संहिता 1877 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 सम्मिलित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का क्रमांक संख्या जो है वो 5 नंबर का एक्ट है, मीन्स की एक्ट नंबर 5 है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस एक्ट को सिविल प्रक्रिया संहिता, सबसे पहले इस एक्ट को रिपील्ड इन्होंने करने का काम किया, फिर इसको रिपील करने का काम किया, फिर इसको रिपील किया। और ये हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, तो 1908 का हम लोग सीपीसी पढ़ रहे हैं, और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता था कि संपूर्ण भारत पे तो होता ही था, एक्सेप्ट J&K को छोड़ करके होता था। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है कि ये जब से J&K क्या चीज़ आ गया, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब से आ गया, तो साथियों ये 31 अक्टूबर 2019 से जब से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तब से ये संपूर्ण भारत पे हमारा क्या होने लगा, सीपीसी अप्लाई होने लगा। कुछ ट्राइबल एरियाज़ को छोड़ करके, कुछ जनजाति एरियाज़ को छोड़ करके बाकी सब जगह पे ये क्या होने लगा, ये लागू होने लगा। अब देखिए इसके एनालिसिस को। एनालिसिस में कह रहा है साथियों, इसका करेक्ट आंसर तो डी होगा, समस्त भारत में जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड में जनजाति क्षेत्र के सिवाय। देखिए कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 उपधारा 3 संहिता का विस्तार बताती है। इसके अनुसार यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर में भी हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे ही पास कर दिया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे जितने भी कानून थे, सभी के सभी सेंट्रल लेवल के कानून हमारे J&K पे भी अप्लाई होने लगे। किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता धारा संहिता 37 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत 26/2/2020 से अंगीकृत किया गया। ये आपके लिए बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जानिए कि 31 अक्टूबर 2019 को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, और उसी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से इसको क्या किया गया, हमारे J&K पे भी इसको लागू कर दिया गया, मीन्स की सीपीसी को वहाँ पे भी अब अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। करें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। तो साथियों, अब इसके किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। और आप देख भी सकते हैं किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए उत्तराखंड सीजे 2016 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। जो भी मटेरियल मैं आपके लिए साथियों लेकर के आ रहा हूँ, सब के सब अपडेटेड मटेरियल लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार 4 बार पूछा ही गया होगा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की योजना में मुख्य
दो खंड हैं। प्रथम खंड धाराओं से संबंधित है तथा द्वितीय खंड नियमावली, जिसको कि हम लोग ऑर्डर के नाम से जानते हैं, संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता की विषय वस्तु संविधान की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में है। अब ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो सीपीसी हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस लिस्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया, ये क्या स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है। तो साथियों यहाँ से आपको एक ऑप्शन ये भी मिल गया कि ये किसका मामला है, तो ये कंकरेंट लिस्ट का मामला होता है, जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को ही विधान क्षेत्र है। इसमें दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। इसलिए प्रथम खंड के प्रावधानों में संसद एवं राज्य के विधानमंडल संशोधन कर सकते हैं एवं दूसरे खंड में नियमावली में संशोधन संबंधित है। ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय भी इसमें संशोधन कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, तो इसको पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, तो इसको राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा है, उच्च न्यायालय के भी इसमें संशोधन कर सकते हैं। परंतु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई संशोधन पहले खंड के प्रावधान के प्रतिकूल न हो। बस आपको ये बातें यहाँ से ध्यान में रखनी होगी। इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि पहला ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, दूसरा इसमें स्टेट भी संशोधन कर सकता है। स्टेट में कौन करेगा, तो स्टेट में स्टेट नहीं करेगा, स्टेट का उच्च न्यायालय मीन्स कि उसके हाई कोर्ट के द्वारा इसमें अमेंडमेंट कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितने धाराएं हैं, कुल कितने सेक्शन हैं। तो साथियों आप सभी को पता है कि 158 धाराएं हैं और 51 आदेश मीन्स की 51 टोटल ऑर्डर्स हैं। और ऑर्डर्स अगर आपको लर्न करना होगा तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने 1 से लेकर के 51 ऑर्डर को मैंने लर्न करने का एक सीरीज़ बताया है, आप उसको भी देख करके आप लर्न कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में कर रहा है और ये राजस्थान जेएलओ के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। कर रहा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धारा तथा 51 आदेशों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। कर रहा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। अब 1908 क्या है, तो साथियों ये प्रक्रियात्मक विधि होता है, ये प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और ये राजस्थान का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दीवानी मामलों में निस्तारण में न्यायालयों द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उससे संबंधित प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दी गई है। इसको क्या कहा जाता है, इसी को 1908 की प्रक्रिया कही जाती है, इसी को सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रोसीजरल लॉ इसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया में उपबंध है। अब साथियों सिविल प्रक्रिया में क्या उपबंध है, तो सिविल प्रक्रिया में रीट याचिकाओं को कभी भी लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे जो सिविल प्रक्रिया होती है इसमें रीट याचिका को लागू नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो सीपीसी है, क्या इस पर रीट को भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि रीट याचिका भी को कभी लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पे एक आध रीट यहाँ पे लागू हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 32 में जो 5 प्रकार के रिट्स के बारे में बताया गया वो रिट्स पूरे के पूरे यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि रिट याचिकाएं भारतीय संविधान में उपबंधों के अधीन है, उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू नहीं होते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया और ये उत्तराखंड सीजे 2011 का ये क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कर रहा है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती, तो किसके संदर्भ में भी ये लागू नहीं होती। अब इसका ऑप्शन आप देखिए साथियों, तो ये सेवा संबंधित मामलों में क्या होता है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता हमारा लागू नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 सेवा संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है। ऐसे मामले संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए विशेष विधि नियमावली के द्वारा इसमें शासित होते हैं, बाकी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा, यह बताएं कि कौन सा आदेश न्यायालय द्वारा डिक्री नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा आदेश है जो न्यायालय के द्वारा पारित कर दिया जाता है और डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट मार्क किया जाएगा सी वाला, आदेश जिसमें उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया हो। और ये MPCJ 1993 का क्वेश्चन रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7, जब हम इसके ऑर्डर नंबर 7 को पढ़ेंगे तथा नियम 10 के अनुसार यदि वह वाद पत्र उचित न्यायालय में पेश नहीं है, अगर कोई वाद पत्र है जो कि एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोगों ने पेश नहीं किया है, जहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन बन रहा है, तो वह उचित न्यायालय में पेश करने के लिए लौटा दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप कहाँ लेके जाइए, आप अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग अपने कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर के जाइए। आदेश 43 नियम 1A में यह अपील आदेश है जो डिक्री नहीं होता है, इसको हम लोग डिक्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको क्या किया गया, उसको इनिशियल स्टेज पे ही लौटा दिया गया। भाई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो मैं कैसे उस मामले को डील करूंगा। अगर जुरिस्डिक्शन रहता, अगर वहाँ पे डिक्री किसी भी प्रकार का दिया गया होता तब तो उसको हम लोग डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे,
इसको हम लोग लौटा दिया हुआ सिर्फ मानते हैं, इसे किसी भी प्रकार का डिक्री नहीं कहते हैं। तो ये भी आपके पास एक टेक्निकल क्वेश्चन था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कर रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम सन 2002 प्रवृत्त हुआ था। और साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं कि ये जो 2002 का था ये कब से प्रवृत्त हुआ था। और यहाँ से ऐसे जो टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये 1 जुलाई सन 2002 से इसको लागू किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम सन 2002 1 जुलाई 2002 से इसको क्या किया गया, इसको प्रवर्तन में लागू किया गया। और इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए कि किस किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हालांकि बिहार के एग्जामिनेशन में भी 2016 में भी इस क्वेश्चन को रखा था, क्योंकि इस क्वेश्चन का वेटेज तगड़ा है इसलिए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2 सन 2000 के सुझाव पर बनाए गए थे। किसके सुझाव पर ये बनाए गए थे? और ये 1999 का आपका संशोधन और सन 2000 का संशोधन, ये आपके एग्जामिनेशन में आप देखेंगे बार बार कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए इस बिहार सीजे का भी क्वेश्चन रहा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी होगा। और ये कौन सी कमेटी बनाई गई थी 1999 में और सन 2002 में? तो मलिमत कमेटी बनाई गई थी और इसी मलिमत के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए गए थे। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 तथा सन 2002 में मलिमत कमेटी के सुझाव पर बनाए गए थे। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य वादों तथा सिविल कार्यवाहियों की शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 का सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट पर आधारित है। किसके रिपोर्ट पे साथियों? तो जो विधि आयोग का जो हमारा लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसके 14वीं रिपोर्ट पर इसको क्या किया गया था, इसको आधारित माना गया था। और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया था 1999 में और सन 2002 में मलिमत कमेटी बना गया था और उसी मलिमत कमेटी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए गए थे जो भी चेंजेस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और सन 2000 की वैधता की जायज़ ठहराया गया? यहाँ पे जो वैधता इनकी जायज़ है कि ये नाजायज़ है, ये गलत हुआ है कि सही बताया गया, तो किस मामले में ठहराया गया? तो यहाँ पे एक हमारे पास एक रेपुटेटेड केस आता है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। और इसी मामले में इसको बताया गया कि यही नहीं जो मलिमत कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया था 1999 और सन 2000 के संशोधन में, ये क्या था, ये एकदम सही था। और ये केस कौन सा है? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। और आप देख सकते हैं किस किस जगह पे ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। इलस्ट्रेशन इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ 2005 के निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 तथा सन 2000 को वैध घोषित यहाँ पे किया गया है इस केस के लॉ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता। साथियों इसको सिविल प्रक्रिया संहिता कहिए या व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहिए, दोनों नाम एक ही है। तो कहीं आप देख करके क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाइए तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता कह रहा है। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को पारित किया गया है। किसके अंतर्गत डिक्री को पारित किया गया है? तो साथियों सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आपको डिक्री को देखने के लिए मिलेगा। जब कभी भी आप मेजर लॉ पढ़ते हैं साथियों, तो मेजर लॉ में आपको सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलता है, तमाम प्रकार के डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। वही डेफिनेशन क्लॉजेस की यहाँ पे बात करते हैं। कहीं कहीं हमको सेक्शन 2 में या 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है और कहीं कहीं डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम IEA पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। जब हम CPC पढ़ रहे हैं तो हमको भी डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी डेफिनेशन क्लॉजेस दे देता है और कभी कभी इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दे देता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लॉज 2 के अनुसार डिक्री से ऐसा न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालयों से संबंधित है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक हो या अंतिम हो सकता है। धारा 2 सब क्लास 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री प्रारंभिक तभी होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है। जब वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है तभी वहाँ पे क्या दिया जाता है, आपको डिक्री वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है।
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि वह एक डिग्री हो सकती है। एक डिग्री कैसी हो सकती है? तो साथियों आप सभी को पता है कि प्रारंभिक डिग्री भी होती है और अंतिम डिग्री भी होती है, मीन्स की प्रीलिमिनरी भी होती है और फाइनल डिग्री भी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कथन आपको दे दिया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कह रहा है डिक्री पद के अंतर्गत अंतरिम आदेश सम्मिलित है। अब डिक्री जो होता है इसके अंतर्गत अंतरिम आदेश भी सम्मिलित होता है। सेकंड में कह रहा है कि गार्निशी वह व्यक्ति होता है, गार्निशी शब्द एक होता है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट वर्ड होता है। कह रहा है गार्निशी वह व्यक्ति होता है जो डिक्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल संपत्ति का परिधान करने के दायित्व के अधीन होता है। अब इसके बारे में देखिए, अब कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है साथियों केवल एक वाला ही इसका सही आंसर होगा और ये यूपीसीजे 2018 का ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विभाजन के बाद में निम्नलिखित में से कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है। तो साथियों कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है? ए और सी दोनों सम्मिलित होती है। ए में प्रारंभिक डिग्री और सी में कौन सी डिग्री होती है? और अंतिम डिग्री की। ये दोनों की दोनों डिग्री एक साथ सम्मिलित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जाती है। तो कहाँ पे पारित नहीं की जाती है? तो विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद में यहाँ पे पालन नहीं की जाती है और ये एमपीसीजे 2017 का क्वेश्चन रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि प्रारंभिक डिग्री ऐसे डिग्री होते हैं, जो प्रिलिमिनरी डिग्री होते हैं उसको ऐसे डिग्री के अंतर्गत हम लोग मानते हैं जिसमें पारित होने के पश्चात भी वाद में अगली कार्यवाही करनी शेष रह जाती है। वाद में जो अगली नेक्स्ट कार्यवाही होती है वो करनी शेष रह जाती है। निम्न कुछ वादों में न्यायालय प्रारंभिक डिग्री पारित कर सकता है। किस किस में प्रारंभिक डिग्री पारित कर सकता है? तो सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि कहाँ कहाँ प्रारंभिक डिग्री न्यायालय पारित कर सकता है और ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कब्जा और अंतःकालीन लाभ के लिए वाद आदेश 20 नियम 12 के अंतर्गत यहाँ पे पारित किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है कि प्रशासनिक वाद मीन्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव शूट होता है इसमें आदेश 20 और नियम 13 यहाँ पे आदेश 20 के अकॉर्डिंग नियम 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पारित किया जा सकता है। क्या पारित किया जा सकता है? प्रिलिमिनरी डिग्री यहाँ पे आपको दिया जा सकता है। सूफा के वाद हक सूफा का वाद आदेश 20 नियम 14 के अंतर्गत आपको यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। भागीदारी के विघटन के लिए वाद आदेश नंबर 20 नियम 15 के अंतर्गत ये पारित किया जाएगा और डायरेक्ट हिट करता है आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है कि मालिक अभिकर्ता के मध्य लेखा संबंधी वाद आदेश 20 नियम 16 के अंतर्गत दिया जा सकता है। संपत्ति विभाजन और पृथक कब्जे का वाद आदेश 20 नियम 18 के अंतर्गत दिया जा सकता है। सूट फॉर क्लोजर आदेश 34 नियम 2 के अंतर्गत दिया जा सकता है। बंधक संपत्ति के विक्रय हेतु वाद आदेश 34 नियम 4 के अंतर्गत दिया जा सकता है। बंधक के मोचक संबंधी वाद आदेश 34 नियम 7 के अंतर्गत दिया जा सकता है। अतः स्पष्ट दिए गए विकल्पों में से विक्रय अनुबंध व विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने वाले वाद में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जा सकती है। तो ये सभी चीज़ों को सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप लोगों ने डील किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारंभिक डिग्री। अब साथियों ये प्रारंभिक डिग्री क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं? तो पहला कह रहा है किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा करती है परंतु वाद का पूर्णतः निष्पादन नहीं करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि पक्षकारों के अधिकारों जिन्हें अंतिम डिग्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णित किया जाना है उन्हें निर्धारण की गई एक व्यवस्था है। उपरोक्त दोनों, सी वाला जो ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त दोनों। अब इसका ऑप्शन देखिए और क्या कर रहा है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन कर रहा है वो सी वाला उपरोक्त दोनों ही इसका मान लिया जाएगा। अब डिम्ड डिग्री से अभिप्रेत नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि डिम्ड डिग्री से अभिप्रेत। अब डिम्ड डिग्री हम लोग किसको मानते हैं कि किसको हम लोग कहते हैं कि ये लो डिम्ड डिग्री होता है। तो साथियों इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला होता है और बी वाले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डिम्ड डिग्री क्या होता है। अब डिम्ड डिग्री के अंतर्गत आता है न्यायालय का अंतिम जो आदेश होता है, इसी को हम क्या मानते हैं, इसी को हम लोग डिम्ड डिग्री के नाम से जानते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत न्यायालय का अंतिम आदेश कुछ मामलों में डिम्ड डिग्री का रूप माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, डिम्ड डिग्री का ही रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डिग्री। यहाँ पे किसको एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाता है डिग्री का। तो ऑप्शन इसका करेक्ट सी वाला होगा। एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। इसको क्या माना जाता है, इसको डिग्री नहीं माना जाता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है साथियों
कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया साथियों? तो डिक्री को परिभाषित किया गया। इस परिभाषा के विश्लेषण से डिक्री के निम्न आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? तो पहला कह रहा है न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होता है। सेकंड कह रहा है वाद का न्याय निर्णय होता है। थर्ड कह रहा है विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारणा होता है। चौथा कह रहा है अवधारणा का विनिश्चय होगा। पांचवा कह रहा है न्याय निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति होगी। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प सी डिक्री का एक आवश्यक तत्व नहीं सही उत्तर है। ये जो उत्तर जो होगा ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश, जो कि उत्तराखंड सीजे 2016 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि धारा 2 सब क्लास 2 में दी गई डिक्री की परिभाषा के अनुसार पहला कह रहा है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। सेकंड कह रहा है धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण करना डिक्री की परिभाषा में शामिल है, किंतु फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई आदेश है। सेकंड कह रहा है कोई ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। ज्ञातव्य रहे कि धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण वर्ष 1976 के पूर्व डिक्री शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। किसके अंतर्गत नहीं आता है साथियों? तो ये डिक्री शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। आप देख लिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जो रिजेक्शन हो जाता है प्लेंट का, ये क्या होता है साथियों? तो ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है ये एज अ डिक्री के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लॉज 2 के अनुसार डिक्री के अंतर्गत यह समझा जाएगा कि वाद पत्र नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है। क्या आता है? तो धारा 144 के अंतर्गत इसका किसी भी प्रश्न का अवधारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात आती है? जो शब्द डिक्री होता है इसके अंतर्गत कौन सी बात आती है? तो वाद पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई भी आदेश इसके अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं MPCJ 1983 के क्वेश्चन में पूछा गया है और ये यहाँ पे इसका कोई विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्त डिक्री का एक भाग नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 2 के तहत परिभाषित किया गया है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश के बारे में बात कर रहा है और ये छत्तीसगढ़ सीजे एग्जामिनेशन 2016 का ये क्वेश्चन भी रहा है। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 2B के अनुसार व्यतिक्रम के लिए वाद के खारिज किए जाने का कोई आदेश डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, किंतु धारा में दी गई डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित सभी या कुछ विवादग्रस्त विषयों को अंतिम रूप से निस्तारित करता है, वादपत्र का अस्वीकार किया जाना माना जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जो बताता है प्रस्थापन के लिए आवेदन के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण डिटर्मिनेशन इसके अंतर्गत देखते हैं। किसके अंतर्गत? तो धारा 144 के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना इसके अंतर्गत नहीं आता और UPCJ 2016 का ये क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री? इसमें किसको डिक्री नहीं मानते? डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट को हम लोग डिक्री के अंतर्गत नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसको पहले ही डिसमिस कर दिया गया। किसके लिए? डिफ़ॉल्ट के लिए, इसीलिए उसको डिक्री कंसीडर नहीं किया जाएगा CPC के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक डिक्री कौन सी डिक्री होती है? एक डिक्री कौन सी डिक्री नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश एक डिक्री के अंतर्गत नहीं होगा और आप देख सकते हैं इसका वेटेज किस किस एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर रहा है CPC की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है? अब कौन सा निर्णय जो होता है डिक्री नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड जो होता है इसी को डिक्री नहीं मानते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। कर रहा है भूमि अधिग्रहण के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया अवार्ड डिक्री नहीं होता है, अन्य शेष विकल्प में दिए गए आदेश डिक्री के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कर डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना। अब ये क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए और ये
किस बात को कर रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सही बात ये कर रहा है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन भी रहा है। कर रहा सिविल प्रक्रिया 1908 की धारा 2 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र प्लेंट का नामंजूर किया जाना तथा धारा 144 प्रस्थापन के लिए आवेदन के भीतर के किसी प्रश्न का यहाँ पे क्या करना होता है, अवधारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है। तो साथियों विदेशी न्यायालय से क्या अभिप्रेत होता है, जिसको हम लोग फॉरेन कोर्ट के नाम से जानते हैं। कह रहा है एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फॉरेन कोर्ट के नाम से जानते हैं। जो हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, सीपीसी के अंडर सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है वह न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्र सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित है और न ही चालू रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है साथियों डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है। तो कहाँ पे किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए। कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लॉज 3 के अनुसार डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। धारा 2 सब क्लॉज 2 की डिक्री को परिभाषित किया गया। धारा 2 सब क्लॉज 4 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में जिला को परिभाषित किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज घ का उपबंध ही नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई उपबंध नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 9 में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है। किसको परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है, तो 31 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन वाला कौन सा करेक्ट होगा, तो साथियों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। एक आदेश या डिक्री के आधारों के कथन के बारे में करा और ये आप देख सकते हैं एमपी एपीयू के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेस किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए। कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लॉज 9 के अनुसार निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कर रहा है निर्णय का अर्थ है, निर्णय का क्या अब अर्थ होता है, किसको हम लोग निर्णय कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी मार्क किया जाएगा। कर डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय के द्वारा दिया गया संकथन को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग निर्णय मानते हैं। और आप देख सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में निर्णय का अर्थ होता है, निर्णय का अर्थ क्या होता है, न्यायाधीशों द्वारा अज्ञाप्ति या आदेश के आधारों पर किए गए कथन के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधित्व को समझाया गया, तो किसमें विधिक प्रतिनिधित्व को समझाया गया साथियों, तो सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 11 के अंतर्गत हमको विधिक प्रतिनिधित्व के बारे में समझाया गया। विधिक प्रतिनिधित्व की परिभाषा धारा 2 सब क्लॉज 11 में दी गई है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति विधिक प्रतिनिधित्व कहलाता है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिसको कि हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तथा ऐसे व्यक्ति भी जो ऐसी संपदा में दखलंदाजी करता है जो प्रतिनिधि रूप में वाद ला सकता है या उसके विरुद्ध वाद किया जा सकता है या संपदा उस पक्षकार के मरने पर जिसमें न्यायगत हो, वह भी अभिव्यक्ति इसी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है अंतकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। अब इसके ऑप्शन को यहाँ पे एनालिसिस करिए कि इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं मानी जाती है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 के खंड 12 के में अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया। अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज संहिता वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसे संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिसे वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आवेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है, तो साथियों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा धारा 2 सब क्लॉज 12 के अंतर्गत किया जाता है और ये इसका करेक्ट आंसर। अब ये देख लीजिए कहाँ कहाँ भी ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
नंबर 37 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मीन्स की सिविल दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। धारा 2 सब क्लास 10 जो है ये अंतःकालीन लाभ से संबंधित है और ये उत्तराखंड सीजे 2012 का क्वेश्चन भी रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लास 10 के अंतर्गत निर्णीत ऋणी को परिभाषित किया गया है, जबकि अंतःकालीन लाभ को धारा 2 सब क्लास 12 में परिभाषित किया गया। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं, जितने भी विकल्प होंगे वो सही सुमेलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, कर सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी वाला होगा, धारा 6 के अंतर्गत किया गया। और आप देख सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में पूछा गया। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 6 का शीर्षक है धन संबंधी अधिकारिता, मीन्स की पिक्योनरी जुरिस्डिक्शंस के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लास 16 में प्रयुक्त विहित शब्दावली में अभिप्रेत है। तो क्या है, नियमों द्वारा विहित जो प्रक्रिया होती है इसी के बारे में हम बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, धारा 2 सब क्लास 16 में विहित को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार विहित में नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है, मीन्स की आदेश को परिभाषित करती है। तो कौन आदेश को परिभाषित करती है, तो साथियों सेक्शन नंबर 2 का सब क्लास 14 इसको परिभाषित करती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लास 14 के अनुसार आदेश से अभिप्राय है दीवानी न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो डिक्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लीडर परिभाषित है सीपीसी में, प्लीडर को कहाँ परिभाषित किया गया, तो धारा 2 सब क्लास 15 के अंतर्गत प्लीडर को परिभाषित किया गया। एक्सप्लेनेशन देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लास 15 के अनुसार प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के अन्य उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी सम्मिलित इसके अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को हम डील करते हैं। कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया साथियों, तो प्लीडर को सेक्शन नंबर 2 सब क्लास 15 के अंतर्गत प्लीडर को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लास 17 के अनुसार निम्न में से कौन सा सार्वजनिक अधिकार नहीं है। तो सरपंच का जो होता है ये सार्वजनिक अधिकार के अंतर्गत नहीं माना जाता है। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दोस्तों कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लास 17 में लोक अधिकारी को परिभाषित किया गया है। लोक अधिकारी निम्नलिखित अभिप्रेत होते हैं, प्रत्येक न्यायाधीश आते हैं। सेकंड कर रहा है, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य आता है। नेक्स्ट कर रहा है, संघ की तीनों सेनाओं के आयुक्त व राज्य पत्रित ऑफिसर जब तक सेवाधीन रहते हैं तब तक वो क्या माने जाते हैं, तब तक वो लोक सेवक के अंतर्गत, लोक अधिकारी के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, न्यायालय का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य अन्वेषण, रिपोर्ट, अधिनियमन, अधिप्रमाणन, आदेशिका या निर्देशन, शपथ ग्रहण कराने या निर्वाचन इत्यादि संबंधित है और हर व्यक्ति जो इसमें से किसी किन्हीं कर्तव्यों के पालन हेतु न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत हो, इन सभी को यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने की शक्ति वाले पद का धारण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, सरकार का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, इत्तिला दे, न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक, आगे कर रहा है, एक मिनट, या लोक स्वास्थ्य या क्षेम या किसी सुविधा का संरक्षण करें। नेक्स्ट कर रहा है, सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण, आदेशिका का निष्पादन, अभिप्रमाणन इत्यादि के कर्तव्याधीन प्रत्येक अधिकारी, जो वाले में कह रहा है प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लोक अधिकारी के रूप में हम लोग डील करते हैं अंडर द सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दंड प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता मीन्स की दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लास 17 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे किसको लोक अधिकारी नहीं माना गया, तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसको लोक अधिकारी के अंतर्गत हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड सीजे एग्जामिनेशन में
पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित लोक अधिकारी नहीं है। किसको लोक अधिकारी नहीं माना जाता है? तो जो मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवक में नहीं है, तो इसको लोक अधिकारी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्नलिखित कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो यहाँ पे अधिकारिता की बात करते हैं, अधिकारिता को कौन परिभाषित करता है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो परिभाषित इसको नहीं किया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिकारिता को परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में क्षेत्राधिकार से तात्पर्य न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसके तहत वो वादों, अपीलों व आवेदनों के ग्रहण करता है। क्षेत्राधिकार की सीमा विधि या विहित होता है। न्याय प्रदान करने के लिए राज्य सिविल न्यायालय को 4 प्रकार का क्षेत्राधिकार दिए हैं। स्थानीय क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, विषय वस्तु क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, धन संबंधी क्षेत्राधिकार दिए गए हैं और प्रारंभिक व अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। धारा 2 सब क्लॉज 9 में आदेश पारित है। धारा 9 न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं व्यवहार प्रकृति के वादों का निर्धारण करती है। धारा 15 के तहत कोई वाद सर्वप्रथम निम्नलिखित श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार का जो न्यायालय दिया है उसी में संस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। कह रहा है धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ हैं? तो साथियों ए और बी दोनों के अधीनस्थ हैं। ए मीन्स की केवल उच्च न्यायालय के और केवल जिला न्यायालय के अधीनस्थ हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है दोस्तों कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से असुमेलित कौन है? इसमें से असुमेलित कौन है? न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 9 के अंतर्गत है। अब देखिए इसके व्याख्या को, सही सुमेलित निम्नानुसार है। राजस्व न्यायालय धारा 5 के अंतर्गत, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 6 के अंतर्गत है, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय धारा 7 में है और प्रेसिडेंसी लघुवाद धारा 8 के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 को डील करते हैं। न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। तो कहाँ पे की गई है साथियों? तो ये किया गया है धारा 6 के अंतर्गत यहाँ पे किया गया है। तो साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास थे, 50 क्वेश्चन का ये सेट था, सभी के सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली डिटेल में एनालिसिस करते हुए डील किया है आपके सामने। साथियों इसका नेक्स्ट पार्ट जब आप लोग पॉजिटिवली कमेंट करके बताएंगे तो सीपीसी का मैं नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, यहाँ पे साइंस पूछा जाता है, आपके बिहार जुडिशरी में साइंस पूछा जाता है। तो आज हम आप लोगों के लिए एलिमेंट्री जनरल साइंस का एक सेशन भी लेकर के आएंगे जो कि आपके साइंस को देखते हुए बहुत ही रेलिवेंट होगा। उसमें हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं आपके बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो सारे अपडेट आपको टाइमली आपको मिलते रहे। साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।